नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार फेडरलिज्म होता क्या है। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के बाकी के जितने भी सारे यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में किसी भी फेडरल कंट्री में गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं। पहली गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए होती है। पूरे देश के जो कॉमन इंटरेस्ट के जो टॉपिक होते हैं उनके ऊपर काम करती है, जैसे बैंकिंग हुआ, डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इनके ऊपर। और जो गवर्नमेंट का दूसरा लेवल होता है वो पब्लिक की नीड्स को पूरा करता है, इसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी हो सकती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। इसका जो दूसरा फीचर होता है वो ये होता है कि इसके अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी सिटीजन के ऊपर गवर्नमेंट की जितनी भी सारी लेवल्स हैं, सभी के रूल्स, सभी के इंस्ट्रक्शंस, सभी के लॉ लागू रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अपनी, तो हमारे ऊपर हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, हमें उसके नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा जो नेशन है इंडिया, हमको भारत सरकार के भी सभी कानूनों को मानना पड़ेगा। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविज़न्स किए गए हैं उनको कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट बदलाव नहीं कर सकती। ना तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें चेंज कर सकते हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी सारी लेवल्स होती हैं उनके बीच में अगर किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाते हैं या अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, वो इनके कन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सकें। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के या सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा, इसके लिए पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही ये स्पेसिफाइड है ताकि उन सभी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। इस तरह अगर हम लोग बात करें तो फेडरल सिस्टम अपनाने के सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि देश की एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रख सकें, और दूसरा ये देश के अंदर जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उन सबको हम लोग मेंटेन करके रख सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार फेडरल गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर ये होता है कि जब कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक बिगर यूनिट को फॉर्म करें तो इसको हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वो सभी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट इसलिए फॉर्म करती है ताकि उन सभी को सिक्योरिटी मिल सके, प्लस म्यूचुअल जो कॉरपोरेशन है वो उनको मिल सके ताकि वो लोग मिलजुल करके काम कर सकें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसी टाइप के कुछ फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, तो इसमें होता ये है कि एक बड़ा देश अपनी सब यूनिट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अपने पूरे देश को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए उस देश को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दे, तो इसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमने इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब बात आती है यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो जब किसी देश में गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल हो तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। या हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जब किसी देश में गवर्नमेंट के होने में तो एक से ज़्यादा लेवल्स हों,
लेकिन सारे के सारे गवर्नमेंट के लेवल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही फॉलो करें, उन्हीं की बात को मानें, उन्हें किसी भी तरह की कोई इंडिपेंडेंस ना रहे, किसी भी तरह की कोई ऑटोनॉमी ना रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह कि हम लोग भारत को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत कई सारे राज्यों का एक यूनियन है, राज्यों का संघ है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके अलावा भारत में गवर्नमेंट के दो लेवल या दो टायर देखने को आपको मिल जाएंगे। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट के लिए काम करती है। बाद में तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी जोड़ी गई जिसको हम लोग पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं। अब ये सारी की सारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगी, इनके काम क्या क्या होंगे, किस तरीके से ये रेवेन्यू प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं 3 तरीके की लिस्ट में लिखी हुई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहली लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंस रखते हों, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। अब हमने इनको यूनियन लिस्ट में क्यों शामिल किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। वरना ऐसा होगा मध्य प्रदेश की करेंसी अलग होगी, गुजरात की करेंसी अलग होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डिफेंस की, तो मध्य प्रदेश की जो है वो आर्मी अलग रहेगी, गुजरात की अलग रहेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने क्या किया, नेशनल लेवल पे हमने क्या किया, इनको शामिल किया। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट आती है वो आती है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं जो किसी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। इन टॉपिक्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर राज्य सरकार चाहे तो अकेले ही कई सारे कानून बना सकती है, बदलाव कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी इंटरफियर नहीं रहता। अब जो तीसरी लिस्ट आती है उसका नाम है कंकरेंट लिस्ट। इसमें कई सारे कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड यूनियंस हुआ, मैरिज हुआ, एडॉप्शन हुआ, सक्सेशन हुआ। इसके लिए पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म कानून की ज़रूरत पड़ती है। इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग कानून बना सकती है। लेकिन ये जो सारे कानून हैं, ये जो सारे रूल्स हैं, आपस में म्यूचुअल होने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून को मानना पड़ेगा। अगला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया में हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो वो किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलनी है या पर्टिकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करता है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर काम कर सकते हैं, आप इसको ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के छोटे छोटे नीचे वाले लेवल्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरीके के सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को शेयर कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को शेयर कर दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुधार किया गया। इसके बाद हुआ ये, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट थी, 2 टायर फेडरल गवर्नमेंट थी, उसमें एक नया लेवल जोड़ दिया गया। अब आप सभी के मन में ये बात आ रही होगी कि आखिरकार डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो होता ये है कि जब कभी भी देश के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल उसको बड़ी आसानी से और जल्दी से उसको सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने ये उठाया, ये उन्होंने बदलाव किया कि अब रेगुलर इंटरवल पर जितनी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनके अंदर इलेक्शंस होंगे ही होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं सभी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स के लिए कई सारी सीट्स को रिजर्व किया गया है, जैसे SC ST OBC वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ 1/3 जो पोजीशन है वो रिज़र्व कर दी गई है महिलाओं के लिए। इसके अलावा हर एक स्टेट के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है ताकि पंचायती राज के चुनाव या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं वो बेहतरी से हो सके, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी मनी एंड मसल पावर के यूज़ के। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया है। साथ ही साथ ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपनी कई सारी पावर्स को शेयर करेंगी लोकल बॉडीज़ के साथ, जैसे पंचायत हुई या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ। साथ ही साथ उन लोगों को रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। तो गांव में जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं वही हमारी लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ग्राम पंचायत में कई सारे मेंबर्स होते हैं। पहले होते हैं वार्ड मेंबर्स, जिनको हम लोग पंच भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है उसका जो हेड है उसे हम लोग सरपंच बोलते हैं। ये सारे लोग चुनाव जब होते हैं तो वहाँ से जीत कर के आते हैं और पंचायत को चलाने में मदद करते हैं। किसी भी गांव में रहने वाले जितने भी एक्टिव वोटर्स हैं वो सारे लोग मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं। ये ग्राम सभा पंचायत के कामकाज पर निगरानी बनाए रखते हैं, उनके लिए बजट को अप्रूव करते हैं। जितने भी सारे एक्टिव वोटर्स हैं उस पंचायत के, ये यहाँ पर अपनी एडवाइस सजेशन देते हैं जिससे कि अच्छे से पंचायत का काम हो सके। इसी तरह जब कई सारी ग्राम पंचायतों को ग्रुप कर दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक, या कई जगह इसको मंडल भी कहा जाता है। इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पंचायत के जो मेंबर्स हैं उस एरिया के, उनके वोटों से चुने जाते हैं। इसी तरीके से सभी पंचायत समितियां आपस में मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनाती है जिसे हम लोग जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पूरे जिला परिषद का हेड होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें शहरों की, तो शहरों की भी अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है जिन्हें हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है उसे हम लोग म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है।